रात का समय था। घड़ी की सुइयां 11 के करीब पहुंच चुकी थीं। मुंबई से गोवा की ओर बढ़ रही सड़कें धीरे धीरे सुनसान हो चुकी थीं। सहगल परिवार की कार भी उसी सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। कार में सवार थे राजेश सहगल, एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले जिम्मेदार पिता, उनकी पत्नी कविता, जो हमेशा परिवार की देखभाल में व्यस्त रहती थीं, और उनके दो बच्चे, 12 साल का आरव, जो अपनी जिज्ञासाओं से सबको परेशान कर देता था, और 8 साल की नंदिनी, जो हर चीज से जल्दी डर जाती थी। गोवा में होने वाली शादी की तैयारियों के बीच परिवार ने तय किया कि रात में सफर शुरू करना सही रहेगा। इस समय ट्रैफिक भी कम होगा और वे सुबह तक आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन रात का सफर, खासकर सुनसान इलाकों में, हमेशा कुछ न कुछ अनपेक्षित लेकर आता है। सड़क पर दूर दूर तक कोई वाहन नहीं था। सिर्फ कार की हेडलाइट्स की रोशनी और हल्की बारिश की बूंदों की आवाज माहौल को रहस्यमय बना रही थी। आसमान में बादल घिरे थे और कभी-कभी बिजली चमक जाती, जिससे पेड़ों की छायाएं डरावनी आकृतियों में बदल जाती। गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम धीमे सुरों में पुराने गाने बजा रहा था। लगता है ये सफर आरामदायक रहेगा, राजेश ने ड्राइविंग करते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की थकान झलक रही थी। अचानक जैसे ही कार ने एक घने जंगल वाले इलाके में प्रवेश किया, इंजन से एक अजीब सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने गाड़ी को खींचकर रोक दिया हो। गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। राजेश ने हैरानी से स्टीयरिंग पकड़े हुए कहा, क्या हुआ इसे? शायद गाड़ी खराब हो गई है, कविता ने चिंतित स्वर में कहा। नंदिनी डर के मारे कविता के पास सिमट गई। आरव ने उत्सुकता से पूछा, पापा, अब क्या करेंगे? क्या गाड़ी ठीक होगी? राजेश ने चाबी घुमाकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बाहर घना अंधेरा पसरा था। सड़क की दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं आपस में जुड़कर एक प्राकृतिक छत जैसा आभास दे रही थीं। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की धीमी बूंदों और दूर कहीं से आती झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कविता, लगता है गाड़ी में कुछ दिक्कत हो गई है, राजेश ने परेशान होकर कहा। वह कार से बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। कविता ने झिझकते हुए कहा, लेकिन ये इलाका कुछ सही नहीं लग रहा। राजेश ने उसे शांत रहने को कहा और गाड़ी से बाहर निकला। बाहर हवा ठंडी थी और अंधेरा इतना गहरा था कि कार की हेडलाइट्स भी पेड़ों के पार कुछ खास नहीं दिखा पा रही थीं। राजेश ने बोनट खोलकर इंजन देखने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाया। दूसरी ओर कविता ने फोन उठाकर नेटवर्क चेक किया, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। यहाँ तो कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं है, कविता ने खुद से बुदबुदाया। बच्चों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। यह सफर अब उतना सहज नहीं रह गया था। राजेश ने गाड़ी से बाहर निकलकर इंजन का निरीक्षण शुरू किया। गाड़ी के बोनट से हल्की भाप उठ रही थी, मानो इंजन ने ज्यादा गर्मी से जवाब दे दिया हो। उसने टॉर्च निकालकर इंजन पर रोशनी डाली, लेकिन समस्या का कुछ पता नहीं चला। राजेश के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उधर गाड़ी के भीतर कविता ने अपने फोन का स्क्रीन ऑन किया। उसने नेटवर्क चेक करने की कोशिश की, लेकिन डिस्प्ले पर नो सिग्नल चमक रहा था। हल्की निराशा भरी सांस लेते हुए उसने फोन वापस बैग में रख लिया। आरव और नंदिनी एक दूसरे के पास सिमटे हुए बैठे थे। नंदिनी ने धीरे से पूछा, मम्मी, सब ठीक हो जाएगा ना? कविता ने बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है, पापा सब ठीक कर देंगे। लेकिन उसके खुद के चेहरे पर चिंता के भाव साफ झलक रहे थे। राजेश ने गाड़ी के चारों ओर टॉर्च की रोशनी डालते हुए देखा। अंधेरा इतना गहरा था कि पेड़ और झाड़ियों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे एक पतली टूटी फूटी पगडंडी पर पड़ी। पगडंडी पर खड़ा एक पुराना और जंग खाया हुआ साइन बोर्ड हल्की बारिश की वजह से झूल रहा था। उस पर लिखा था, शिवपुर गांव।
5 किमी। हालांकि बोर्ड का एक हिस्सा टूटा हुआ था, पर लिखावट अभी भी साफ थी। राजेश ने गाड़ी की ओर लौटते हुए कहा, कविता, लगता है पास में एक गांव है, शिवपुर। हम वहां जाकर मदद मांग सकते हैं। कविता ने हिचकिचाते हुए पूछा, इस समय और इस सुनसान जगह पर क्या ये ठीक होगा? राजेश ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, और कोई विकल्प भी तो नहीं है। गाड़ी यहीं रुकी हुई है और फोन भी बेकार है। गांव में जाकर किसी से मदद मांगना ही बेहतर होगा। कविता ने गहरी सांस ली और बच्चों की ओर देखा। चलो बच्चों, उसने कहा, हमें पैदल चलना होगा। आरव और नंदिनी ने सवाल किए बिना अपने बैग उठाए और मम्मी पापा के साथ चलने को तैयार हो गए। जैसे ही परिवार ने पगडंडी पर कदम रखा, आसपास की हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ मानो आसमान को छू रहे थे। उनकी शाखाएं रास्ते पर झुकी हुई थीं, जैसे किसी अनजानी ताकत ने उन्हें डराने के लिए मोड़ा हो। झींगुरों की आवाजें और पक्षियों की हल्की चीखें इस माहौल को और डरावना बना रही थीं। आरव ने धीरे से कहा, पापा, ये रास्ता कुछ अजीब लग रहा है। क्या हम सही कर रहे हैं? राजेश ने आत्मविश्वास बनाए रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, ये बस जंगल का रास्ता है। थोड़ा अंधेरा है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, कविता ने चारों ओर ध्यान से देखा। उसे महसूस हो रहा था कि हवा में कुछ अलग सा है। हर कदम पर लगता जैसे कोई उनकी हर हरकत को देख रहा हो। उसने बच्चों को और पास कर लिया और तेज कदमों से चलने लगी। पगडंडी पर चलते चलते सहगल परिवार अब एक अनजाने सफर पर था। उनके मन में उम्मीद थी कि गांव पहुंचकर मदद मिल जाएगी, लेकिन जंगल का ये सन्नाटा और ठंडी हवा मानो कुछ छुपा रही थी, एक ऐसा रहस्य जिसे वे जानने वाले थे। जैसे ही परिवार ने उस टूटी फूटी सड़क पर कदम रखा, हवा अचानक से ठंडी हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी मौजूदगी को महसूस कर लिया हो। राजेश ने चारों ओर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई हलचल नहीं थी। जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ अब और भी डरावने लग रहे थे। उनकी शाखाएं अंधेरे में काली परछाइयों की तरह रास्ते पर झुकी हुई थीं। कभी कभी हवा के झोंके से वे हिलती, मानो सहगल परिवार को रोकने की कोशिश कर रही हो। सड़क इतनी संकरी और ऊबड़ खाबड़ थी कि हर कदम संभल कर रखना पड़ रहा था। पत्थरों पर फिसलने का डर और हर तरफ घने अंधकार ने माहौल को और डरावना बना दिया। कविता ने बच्चों को अपने करीब रखा और उसकी नजरें लगातार इधर उधर घूम रही थीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ देर चलने के बाद नंदिनी थककर धीमी आवाज में बोली, पापा, ये रास्ता कब खत्म होगा? हमें वापस चलना चाहिए, मुझे अजीब लग रहा है। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। राजेश ने अपने डर को छुपाते हुए जवाब दिया, बस थोड़ी ही दूर और, गांव अब ज्यादा दूर नहीं होगा। लेकिन उसकी आवाज में भी अब वह आत्मविश्वास नहीं था जो कुछ देर पहले था। कुछ समय तक रास्ता बिल्कुल एक जैसा लगने लगा। ऐसा लगा जैसे वे किसी चक्र व्यूह में फंस गए हों। राजेश को बार बार वही टूटा हुआ साइन बोर्ड नजर आ रहा था जो उन्होंने पीछे छोड़ा था। यह कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। उसने कविता की ओर देखा, जो अब और ज्यादा सहमी हुई लग रही थी। कविता ने धीरे से पूछा, हम बार बार उसी जगह क्यों लौट रहे हैं? क्या हम रास्ता भटक गए हैं? राजेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ गड़बड़ है। अचानक नंदिनी ने राजेश का हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा, मैंने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। उसकी आंखों में डर की लकीरें साफ दिख रही थीं। कविता ने तुरंत चारों तरफ देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, मानो कोई बहुत दूर से उनके कानों में धीरे धीरे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। राजेश ने जोर से आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन जवाब में
सिर्फ सन्नाटा मिला। कविता ने बच्चों को अपने करीब खींच लिया और कहा, हमें यहां से वापस जाना चाहिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा। राजेश ने उन्हें दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन अब उसे खुद भी महसूस हो रहा था कि यह रास्ता सामान्य नहीं है। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, पेड़ों की शाखाएं और झाड़ियां रास्ते में और झुकने लगीं। अब चलना मुश्किल हो रहा था। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें पीछे खींच रहा हो। हवा और ठंडी हो गई और जंगल में पसरा सन्नाटा अब डरावना लगने लगा। राजेश ने अपनी टॉर्च से रास्ते को रोशन करने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च की रोशनी भी अब कमजोर पड़ रही थी। उसने बच्चों को संभालते हुए कहा, हिम्मत रखो, हम इस रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन उसकी आवाज में अब घबराहट झलकने लगी थी। जैसे ही वे थोड़ी दूर और चले, उन्हें सड़क के किनारे एक झटके में कुछ चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी कहीं से आती हुई लग रही थी, लेकिन यह साफ नहीं था कि वह कहां से आ रही है। राजेश ने उस रोशनी की ओर इशारा करते हुए कहा, शायद कोई है, चलो वहां जाकर देखते हैं। परिवार ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे, लेकिन उनके दिलों में डर बढ़ता जा रहा था। रास्ते के हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे अंधकार और घना होता जा रहा हो। जैसे जैसे सहगल परिवार उस अंधेरी और रहस्यमयी सड़क पर आगे बढ़ा, उनके कदम धीरे धीरे ठिठकने लगे। रास्ते के किनारे अचानक एक विशाल और पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली का बाहरी हिस्सा जर्जर था, जगह जगह दीवारों से प्लास्टर उखड़ा हुआ था और खिड़कियों से झांकती हल्की रोशनी अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह इमारत बहुत समय से वीरान हो, फिर भी इसके अंदर किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। राजेश ने रुककर हवेली की ओर इशारा किया, शायद यहां कोई हो, चलो अंदर जाकर देखते हैं, हो सकता है हमें मदद मिल जाए। कविता के मन में अजीब सा डर बैठ गया था। उसने कहा, राजेश, यह जगह सही नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन बच्चों को थकता और सहमता देखकर राजेश ने हिम्मत जुटाई और परिवार को साथ लेकर हवेली की ओर बढ़ने का इशारा किया। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, लकड़ी का भारी दरवाजा चरमराते हुए अपने आप खुल गया। आवाज इतनी तेज थी कि नंदिनी डर के मारे अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ ली। राजेश ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया। हवेली के अंदर से ठंडी और नम हवा आ रही थी, जो उनके चेहरों को सिहरन दे रही थी। भीतर का माहौल भयानक था। दीवारों पर धुंधले और पुराने चित्र लगे थे, जिनमें चेहरे स्पष्ट नहीं दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे चित्र उन्हें देख रहे हों। हर कोने में धूल जमी थी और फर्श पर टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े और सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे। आरव ने धीमी आवाज में कहा, पापा, यहां कुछ अजीब है, मुझे वापस जाना है। कविता ने तुरंत उसकी बात का समर्थन किया। राजेश, मैंने पहले ही कहा था, हमें यहां नहीं आना चाहिए, यह जगह बहुत डरावनी है। लेकिन राजेश ने बच्चों और कविता को दिलासा देते हुए कहा, बस थोड़ा इंतजार करो, हम किसी को बुलाते हैं, शायद यहां कोई हो जो हमारी मदद कर सके। जैसे ही राजेश ने अंदर कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा परिवार सिहर गया। नंदिनी घबराकर चिल्लाई, अब पापा, ये क्या हो रहा है? राजेश ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे अंदर से लॉक हो चुका था। उनकी टॉर्च की हल्की रोशनी हवेली के बड़े बड़े कमरों में झांक रही थी। हर कोने में परछाइयों का अजीब खेल चल रहा था, मानो वे हिल डुल रही हों। कविता ने फुसफुसाते हुए कहा, यह दरवाजा अपने आप क्यों बंद हो गया? हमें यहां से बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। राजेश ने कहा, हो सकता है हवा के झोंके से बंद हुआ हो। पहले अंदर देखते हैं, फिर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। भीतर घुसते ही उनकी नजरें एक पुरानी लकड़ी की मेज पर पड़ी, जिस पर एक मोमबत्ती जल रही थी। मोमबत्ती की लौ स्थिर थी, जैसे वहां हवा का कोई असर न हो। मेज पर एक पुरानी किताब रखी थी, जिसके पन्ने पीले और जले हुए लग रहे थे। आरव ने डरते डरते कहा,
पापा, इसे मत छूना, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। कविता ने दीवार पर लटकी एक घड़ी की ओर इशारा किया। वह घड़ी तेज गति से आगे पीछे घूम रही थी, जैसे किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ की हो। इस सब के बीच एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। ये आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन इतना जरूर महसूस हो रहा था कि कोई उनके बहुत करीब है। हमें जल्दी कुछ करना होगा, कविता ने घबरा कर कहा। लेकिन राजेश ने हिम्मत जुटाई और कहा, शांत रहो, बच्चों को डराओ मत। शायद ये पुरानी हवेली है और ये सब पुरानी चीजों की वजह से हो रहा है। लेकिन भीतर का अजीब और रहस्यमयी माहौल उनके दिलों की धड़कनें तेज कर रहा था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। जैसे ही हवेली के भीतर अजीब सी फुसफुसाहट की आवाजें तेज होने लगीं, परिवार के भीतर डर और बेचैनी बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो और उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। राजेश ने दरवाजे को पूरी ताकत से खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी भारी बोझ के नीचे दब चुका था। हर बार की कोशिश नाकाम हो रही थी। कविता ने कांपती हुई आवाज में कहा, राजेश, यह जगह सही नहीं है, हमें यहां से निकलना होगा किसी भी तरह। आरव और नंदिनी अपनी मां से लिपट गए। उनकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। अचानक दीवार पर लटकी पुरानी घड़ी ने अजीब हरकत करनी शुरू कर दी। घड़ी की सुइयां बेहद तेजी से घूमने लगीं और फिर अचानक रुक गईं। जैसे ही घड़ी ने ठीक 12 बजने का इशारा किया, पूरे कमरे में एक सन्नाटा छा गया। हवेली की ठंडी हवा और भी सर्द हो गई। तभी सामने के अंधेरे कोने से एक साया प्रकट होने लगा। यह साया धीरे धीरे आकार ले रहा था। परिवार भयभीत होकर एक जगह सिमट गया। वह एक बूढ़े व्यक्ति का साया था, जिसने फटी पुरानी धोती और कुर्ता पहन रखा था। उसके कांपते हाथों में एक पुरानी लालटेन थी, जिसकी लौ धुंधली थी। उसकी आंखें खाली और मृत लग रही थीं, मानो उनमें कोई जीवन न हो। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी उपस्थिति इतनी डरावनी थी कि कविता और नंदिनी ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। बूढ़ा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था और उसके कदमों की आवाज फर्श पर गूंज रही थी। उसने बेहद धीमी लेकिन खौफनाक आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी बात सुनकर राजेश ने हिम्मत जुटाई और डर को छुपाते हुए पूछा, कौन हो तुम और हमसे ऐसा क्यों कह रहे हो? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी लालटेन की लौ अचानक तेज हो गई और कमरे में हर कोने से फुसफुसाहटें तेज हो गईं, मानो दीवारों के भीतर छिपी आवाजें जाग उठी हों। अब साये के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने फिर अपनी डरावनी आवाज में कहा, जो इस जगह आता है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये सुनते ही नंदिनी चीख पड़ी, हमें यहां से जाने दो। लेकिन बूढ़ा उनकी बात को अनसुना करते हुए कहता रहा, तुमने इस हवेली की सीमा पार की है, अब तुम्हें इसके नियम मानने होंगे। यहां से बच निकलना आसान नहीं है। कविता ने कांपते हुए कहा, हम तो बस मदद मांगने आए थे, हमें यहां फंसने का कोई इरादा नहीं था। बूढ़ा ठहर गया और उसकी आंखें कविता पर टिक गईं। उसने गहरी और डरावनी आवाज में कहा, तुम्हारी मंशा चाहे जो भी हो, लेकिन इस जगह के राज्य को जानने की सजा भुगतनी पड़ती है। उसके यह कहते ही कमरे में लालटेन की रोशनी अचानक बुझ गई और पूरा कमरा गहरे अंधकार में डूब गया। अब परिवार खुद को घने अंधेरे में घिरा हुआ महसूस कर रहा था और हर तरफ से फुसफुसाहटें और तेज होने लगीं। हवेली का हर कोना मानो जीवित हो उठा था और कोई अदृश्य ताकत उनके और करीब आ रही थी। राजेश ने हड़बड़ाहट में टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी टॉर्च भी काम नहीं कर रही थी। अब उनकी सांसें तेज हो गई थीं। यह स्पष्ट था कि वे एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जिसका सामना उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। राजेश के शब्दों का जवाब बूढ़ा आदमी
अपनी डरावनी हंसी से देता रहा। उसकी हंसी हवेली की हर दीवार से गूंज रही थी, मानो वह पूरी हवेली का मालिक हो। यह जगह कभी किसी को नहीं छोड़ती, उसने सर्द और तीखी आवाज में कहा। तभी हवेली की खिड़कियां जोर से खुलने लगीं। ठंडी सर्द हवा के झोंके अंदर घुसकर दियों की बुझी हुई लौ को भी कंपा रहे थे। दीवारों से लटकती तस्वीरें झूलने लगीं और एक अजीब सी आवाज चारों ओर गूंजने लगी। कविता ने बच्चों को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, मानो वह अपने बच्चों को इस भयावह शक्ति से बचा लेगी। राजेश ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें यहां से निकलना ही होगा। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी लालटेन को ऊपर उठाया। लालटेन की धुंधली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और उसमें कई और साए नजर आने लगे। ये साए वे लोग थे जो कभी इस हवेली में आए थे और अब इसका हिस्सा बन चुके थे। उनकी खाली आंखें और बुझा हुआ चेहरा देखकर परिवार के रोंगटे खड़े हो गए। तुम लोग भी हमारे साथ यहीं रहोगे, बूढ़े आदमी ने कहा और साए परिवार की तरफ बढ़ने लगे। राजेश ने आखिरी उम्मीद के साथ दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दिया। यह एक ऐसा पल था जब सब कुछ खत्म होने या बचने की कगार पर था। दरवाजा अचानक एक झटके से खुल गया। हवेली से बाहर का ठंडा और सुनसान जंगल दिख रहा था। भागो, राजेश चिल्लाया। परिवार बिना पीछे देखे हवेली से बाहर भागा। उनकी सांसें तेज हो चुकी थीं और हर कदम उनके डर को मात देने की कोशिश कर रहा था। बाहर आते ही हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गई। जंगल में वापस आने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी वहीं सड़क किनारे खड़ी थी, बिल्कुल सही हालत में, जैसे कुछ हुआ ही न हो। राजेश ने कांपते हुए गाड़ी की तरफ दौड़ लगाई। उसने चाबी घुमाई और गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो गई। कविता ने घबराई हुई आवाज में कहा, यह सब कैसे संभव है? यह जगह हमें क्यों मारना चाहती थी? राजेश ने बिना किसी जवाब के गाड़ी को तेजी से चलाना शुरू कर दिया। पीछे से बच्चों की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने जंगल को पार किया, राजेश ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वहां न तो कोई हवेली थी, न कोई रास्ता, मानो वह जगह कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। आरव ने धीरे से पूछा, पापा, वो आदमी कौन था? और वो साए? राजेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद कोई ऐसी शक्ति जिसे हमने अनजाने में जगा दिया था। हमें इसे भूल जाना चाहिए। गाड़ी का सफर अब एकदम चुप्पी में कट रहा था। परिवार के मन में सवाल तो कई थे, लेकिन किसी के पास हिम्मत नहीं थी उन्हें पूछने की। आखिरकार गाड़ी ने तेजी पकड़ ली। सहगल परिवार ने तय किया कि वे यह सफर जल्दी खत्म करेंगे और इसके बारे में कभी किसी से बात नहीं करेंगे। लेकिन उनकी आंखों में डर और दिल में वो अजीब सा एहसास हमेशा के लिए कैद हो गया। क्या यह रात उनकी जिंदगी का आखिरी डरावना सफर था, या कुछ ऐसा जो उनके जीवन पर हमेशा के लिए छा जाएगा? यह सवाल उनके मन में गूंजता रहा, जैसे हवेली की दीवारों से गूंजती वह डरावनी हंसी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कोई सुझाव हो या आप कुछ और देखना चाहें तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हम आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए और भी बेहतर कहानियां लेकर आएंगे। और अगर आपके पास भी कोई डरावनी या रोमांचक कहानी है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। आपकी कहानी को हम अपने चैनल पर सुनाएंगे आपके नाम के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली खौफनाक कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जुड़ते रहिए साहस कथा क्रॉनिकल्स के साथ और महसूस कीजिए एहसास डर का।